हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। नेक्स्ट है दैट इज स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स एंड इट्स सॉल्यूशंस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टर्म से तो फेमिलियर हो ही कि ये स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होगा, हमने प्रीवियस सेम के अंदर वहां पे किया था, टोटल कंप्लीट टॉपिक आया था हमारे पास। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, याद है किसी को? अब देखो स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चे, स्पेसिफिक हीट आपको याद होना चाहिए, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री के साथ अगर टेम्परेचर राइज करना है तो हमें कितनी हीट देनी होगी, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं दैट इज योर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो अब जो स्पेसिफिक हीट है ये तो हमने स्टार्टिंग में कर रखी है, सेकंड आपका जो थर्ड सेम है सॉरी उसमें की थी। अब आज क्या है, स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स एंड इट्स सॉल्यूशंस। अब क्या है कि जो आपका मेटल है उस केस में हमें एक एनोमली देखने को मिलती है इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट, और वो एनोमली अपने पास क्या है, वो है दैट इज, इसका एनोमली का मतलब क्या होता है, तकरार किसी चीज के अंदर। ठीक है ना, दैट हिंदी में विरोधाभास, दो चीजों के अंदर। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें चाहिए थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए थी 5, ठीक है, और हमने कोई थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल हम एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट हमेशा 5 आ रहा है, और हमने थियोटिकल वैल्यू निकाली और थियोटिकल वैल्यू आ गई हमारी 10, तो इसका मतलब ये काम गलत हो गया। ठीक है, ये हमने गलत किया, थियोटिकल कोई ना कोई कंसेप्ट हमने रॉन्ग लगाया है, तो इस चीज को बोला जाता है दैट इज द एनोमली। जो नॉर्मल से अलग हो, दैट इज जो अनयूजुअल हो ना, उसको बोला जाता है एनोमली। तो यहाँ पे हमने देखना है कि मेटल्स के केस में जो स्पेसिफिक हीट के अंदर जो एनोमली आ रही है वो किस टाइप की आ रही है। ठीक है ना, उसके अंदर जो अनयूजुअल चीज हो रही है वो क्या है, वो हमने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये स्पेसिफिक हीट तो क्लियर है ना सभी को, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें कितनी हीट देनी होगी, उसे हम बोलते हैं बच्चे दैट इज योर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट का आपको याद होगा, आई थिंक हमने वहां पे सेकंड सेम में एक्सप्रेशन किया था बच्चे एक, कि जो आपके पास डी यू होता है वो क्या होता है, दैट इज एन सी वी डी टी, याद होगा आई थिंक। ठीक है, और एन क्या था, एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसको यहाँ पे 1 कंसीडर कर लो, तो ये डी यू डिवाइड बाय डी टी जो आएगा बच्चे वो फिर क्या आ जाएगा, वो आपके पास स्पेसिफिक हीट आ गया ना। और यहाँ पे यू क्या है, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, या वहां पे गैस हमने ली थी, यहाँ पे आपका मेटल के केस में हो जाएगा। इट मीन्स स्पेसिफिक हीट क्या होती है आपके पास, वो डी ई डिवाइड बाय डी टी, आप ये कह सकते हो, या आप सिंपली करली ई डिवाइड बाय करली टी। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, वी आएगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई थिंक ये तो याद होगा, वहां पे मैंने पार्टिकुलर अच्छे ढंग से ये करवाया था, स्पेसिफिक हीट क्या होगी। अच्छा, अब देखो बच्चे, अब ना एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स ये फाइंड किया गया कि मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट आएगी, दैट इज जो स्पेसिफिक हीट है मेरे पास सीवी एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो आपके पास ये स्पेसिफिक हीट है वो आपके पास लगभग क्या आती है, 3R आती है। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर के ऊपर आपकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसके लिए ग्राफ देखो एक बार, ये अगर मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस दो है, दैट इज ठीक है, इस साइड मैंने ले रखा है स्पेसिफिक हीट ले रखी है, और इस साइड मैंने क्या ले रखा है, सपोज करो मैंने ले रखा है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका बच्चे जो ग्राफ आता है ना वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है यहाँ पे मेरे पास, कि स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे ही होता है, उसके बाद में ये कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा,
और बाद में ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 3R होती है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। अब कोई भी मेटल उठा लो, उसके लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करो, उसकी वैल्यू 3R से ज्यादा नहीं आ रही, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 3, जो आपके पास वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या आ रही है, 3R आ रही है। अच्छा चलो, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था। अब उसके बाद में इसके लिए एक थ्योरी फाइंड की गई कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि स्पेसिफिक हीट जो है वो आपके पास 3R आ रही है। तो अब इसके लिए जो हमने रीजन है वो देखना है। अब वो जो रीजन आएगा ना बच्चे, वो क्या आएगा, यहाँ पे आंसर, एक्सपेरिमेंटल आंसर कितना है, 3R है, लेकिन हम थ्योरी से फाइंड करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी से जो आपका आंसर आएगा ना, वो आपका आएगा ग्रेटर देन 3R आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अनयूजुअल चीज होगी। आपका एक्सपेरिमेंटल हमेशा, कोई किसी भी मेटल पे ऑपरेट करो, आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 3R। 3R से ज्यादा नहीं आ रही। R यहाँ पे क्या है बच्चे, दैट इज योर गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज गैस कांस्टेंट। तो वो तो वैल्यू आपकी 3R से ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन आपने कोई थ्योरी अप्लाई की और थ्योरी में आपने देखा कि वो वैल्यू 3R से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब इस चीज को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स। इसका मतलब दो चीजों के अंदर तकरार है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और चाहिए थी और थ्योरेटिकल हमने देखी है तो वो वैल्यू कुछ और आ रही है, ठीक है। अब वो क्या आ रही है वो हमने देखना है, ठीक है। तो अब देखो इसको, अच्छा इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। अब देखो मेरे पास क्या है, हमेशा आपने बच्चे माइंड में रखना है कि जो आपके पास स्पेसिफिक हीट होती है ना बच्चे, दैट इज स्पेसिफिक हीट जो है मेरे पास किसी भी मेटल की, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी, एम का मतलब मेटल, वो बच्चे किसके इक्वल होगी, वो आपका सम होगी स्पेसिफिक हीट, एस एच का मतलब स्पेसिफिक हीट किसके, विद ड्यू टू एटम, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू एटम्स के कारण, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया, और जनरली यही चीज होती है ना, किसी भी मेटल के अंदर दो ही मेन है आपके पास कंपोनेंट, एक एटम है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ तो एटम के कारण होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, और यहाँ इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल है, उसको मैं लिख रहा हूं बच्चे CV, एटम के लिए है तो A लिखो, ठीक है। प्लस में स्पेसिफिक हीट किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो उसको आप क्या लिखोगे, E लिख लो वहां पे, दैट इज स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है तो इसको E लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब हमने वन बाय वन पहले तो एटम के लिए फाइंड करनी है, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करनी है, ठीक है बच्चे। तो देखो पहले एटम के लिए मेरे पास क्या होगा, फॉर एटम के लिए, अब अगर मेरे पास एटम का मैं केस कंसीडर कर रहा हूं बच्चे, तो एटम में देखो क्या होगा। अब ना बच्चे एटम के अंदर मेरे पास क्या है, एटम जो है, जैसे ये मान के चलो ये मेरा फर्स्ट वन एटम है, ठीक है, ये आपका सेकंड एटम है, और ये जो आपके एटम है ये अपनी मेन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, ये आपके मेन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो एटम है वो किस किस डायरेक्शन के अंदर आपका मूव कर सकता है, चलो देखो पहले मैं इसको एक एटम रखता हूँ, दूसरे को इरेज करते हैं, एक ही एटम रखते हैं हम यहाँ पे। सपोज करो दिस वन इज योर एटम, ये आपका एक एटम है। अब बच्चे आपको ये देखना है कि ये किस किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। अच्छा, इसकी फर्स्ट डायरेक्शन हो सकती है एक्स, दैट इज पॉजिटिव एक्स। अब दूसरी इसकी हो सकती है दैट इज नेगेटिव एक्स, इसमें भी वाइब्रेट कर सकता है। एक हो सकती है आपके पास पॉजिटिव वाई, और एक हो सकती है आपके पास नेगेटिव वाई, और एक यहाँ पे एक्सिस और हो सकती है, वो आपकी कौन सी है, यहाँ पे पॉजिटिव जेड हो सकती है, और एक आपके पास नेगेटिव जेड। तीनों एक्सिस हो सकती है, तीन एक्सिस हैं और तीनों में 6 आपके पास टोटल, दो दो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, सॉरी बच्चे टोटल हो गए यहाँ पे अपने पास 6 हो गए। चलो तो यहाँ पे इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरे पास आया है, एफ जो आया है वो कितना है, वो आ गया आपके पास बच्चे दैट इज 6 आ गया। अच्छा, अब हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया था, आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में भी जरूर किया होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट इज फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, 1/2 kT, हाफ kT होता है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपके पास इतना है, तो अगर मेरे पास कितने हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 1/2, साथ में क्या आ गया kT, तो इसको कट कर दोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 3 kT। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास n है, टोटल नंबर ऑफ एटम, सॉरी बच्चे, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम मेरे पास क्या है, 4n एटम्स, अगर एटम ही मेरे पास n है वहां पे, वो तो एक एटम के लिए देखा ना हमने, अगर n एटम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
दैट इज 3NKT। कोई प्रॉब्लम बच्चे किसी को इसके अंदर? n एटम के लिए आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास, ये एनर्जी की वैल्यू है बच्चे, और n एटम ये वैल्यू किसकी है? दैट इज वैल्यू ऑफ E, ये एनर्जी है, ठीक है ना। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या क्या कहती है कि उसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होती है वो ½ KT होती है, ये आपकी एनर्जी है। तो 6 के लिए कितनी हो जाएगी? 3 KT, और n के लिए कितनी हो जाएगी? 3NKT। तो ये चीज क्लियर है, हमने एनर्जी फाइंड कर ली। अब मैं दूसरी जो वैल्यू है उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मेरे पास आएगा, हमने इसको क्या किया है, टोटल n एटम्स के लिए फाइंड कर लिया। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है बच्चे मेरे पास ये जो वैल्यू आई है दैट इज एनर्जी जो आ गई हमारे पास, एनर्जी ऑफ एटम की फाइंड कर ली हमने, वो आई मेरे पास टोटल सिस्टम की 3NKT। तो अगर स्पेसिफिक हीट निकालोगे यहाँ से ऑफ एटम, स्पेसिफिक हीट का बच्चे फॉर्मूला क्या है, हमने अभी लिखा था ऊपर, करली E डिवाइड बाय करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आंसर क्या आ गया? 3NK। प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब जो ये NK होता है इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया 3R। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ड्यू टू एटम जो आएगा वो बच्चे आपके पास आंसर क्या आएगा? वो आपका आंसर आएगा दैट इज 3R आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसका मतलब जो ये आंसर आया स्पेसिफिक हीट का वो आपके पास 3R आया, बाकी मैं चीजें यहां से रिमूव कर रहा हूं। तो ये आपके पास आंसर कितना है स्पेसिफिक हीट के लिए? 3R आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू एटम के लिए, फिर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। एटम के लिए जो वैल्यू आएगी, एटम के लिए जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। क्या आ गई वैल्यू आपके पास? ये तो आ गया 3R। अब ये हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ, ये चीज यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। एटम के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए सोल्व करना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चे कैसे सोल्व होगा। अब जो बच्चे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो अब इसमें होता क्या है, ये आपका कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका कोई न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, ठीक है, रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो अब रोटेट करते हुए ये वहां पे वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे बच्चे जो ये वाइब्रेशन करेगा ना, इसकी वाइब्रेशन सिर्फ 3 ही हो सकती है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड, या नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड। या सिंपली आप कह सकते हो ये सिर्फ एक्स वाई और जेड में ही मूव करेगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई इस तरह से वाइब्रेट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मोशन है वो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए? यहाँ पे एफ की वैल्यू जो आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो बच्चे आएगा 3। तो दोबारा फिर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो आपके पास एनर्जी होती है वो बच्चे क्या होती है? दैट इज ½ KT होती है। और यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 KT हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने हैं? n एटम्स हैं, ये तो एक एटम के लिए निकाला ना हमने, तो n एटम्स के लिए क्या हो जाएगी? 3/2 NKT। क्लियर है बच्चे? तो ये आपके पास एनर्जी आ गई टोटल। तो अब दोबारा हमने क्या करना है? स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिर स्पेसिफिक हीट बच्चे क्या आएगी? स्पेसिफिक हीट फॉर इलेक्ट्रॉन, वो उसका फॉर्मूला करली E डिवाइड बाय करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर्मूला तो बच्चे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के विद टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू फिर डेरिवेटिव कर दो। क्या आंसर आ गया? दैट इज 3/2 N और साथ में आ गया K, और N K की वैल्यू क्या होती है? R होती है। ये आ गया 3/2 R आ गया। इसका मतलब यहाँ पे एक वैल्यू और आएगी 3/2 R आ गई वैल्यू, ठीक है। क्लियर है बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? हैंड रेज कर लो अभी अगर कंफ्यूजन है तो, ठीक है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आंसर आ गया स्पेसिफिक हीट फॉर एनी मेटल। मेटल के लिए स्पेसिफिक हीट आएगी वो आपके पास इसके इक्वल आएगी बच्चे स्पेसिफिक हीट। तो अब इसमें टोटल आंसर ऐड करो, एक आपके पास 3R है और एक 3/2R है, एड अप करोगे तो ये आएगा 9/2R। ये आंसर आ गया 9/2R स्पेसिफिक हीट फॉर मेटल। और ये किससे ग्रेटर है? ये 3R से ग्रेटर है ना, 9/2R है, देख लो ये 4.5 हो गया। पर एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि 3R से वैल्यू कभी किसी मेटल के ऊपर नहीं जाती, ठीक है ना, वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। लो टेम्परेचर पे तो फिर इससे नीचे रहेगी। पर हमने थ्योरेटिकली फाइंड की और थ्योरेटिकली वैल्यू आ गई 9/2R। तो ये जो कंट्राडिक्शन आई ना दोनों चीजों के अंदर, इसको एनोमली बोलते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक हीट एनोमली, ठीक है।
क्लियर है बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, अब हमने इसके साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन ये भी होता है कि आपको ये भी बताना है कि इस एनामोली को दूर किसने किया और कैसे दूर किया। अब ये एनामोली तो आपको समझ आ गई कि एनामोली है क्या है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है 3R, अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम है 3R, ठीक है। और हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई 3R से ज्यादा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लगभग अराउंड ही आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आ सकती वैल्यू। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चे क्या किया गया, इसको सोल्व करने के लिए आपके पास पहले तो हमने एक टॉपिक छोड़ रखा है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी आया नहीं वो वाला। वो क्या है, ये क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं यहाँ पे, जो हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन किया था ना बच्चे, एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसमें बच्चे मेरे पास क्या था, जो हमने एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, उसके अंदर बच्चे एक चीज ये है कि हम स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको करवा दिया कि हमने स्पीड कर ली थी, है ना, हमने स्पीड की थी, हमने एनर्जी फाइंड कर ली थी, आप मोमेंटम वगैरह फाइंड कर सकते हो। उसी तरह से आप उसके लिए स्पेसिफिक हीट सीवी भी फाइंड कर सकते हो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके। वो हमने फॉर्मूला, वो हमने डेरिवेशन किया नहीं, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे तो वहां से जो स्पेसिफिक हीट आती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आती है, ठीक है। तो अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे तो सीवी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लो, वो आपका लैम्डा टी है। तो ये फर्मी डिराक जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अकॉर्डिंग आपके पास स्पेसिफिक हीट ये आ रही है, और ये किसके कारण है, ये बच्चे आपकी है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर अप्लाई होता है, जो फर्मियोन होते हैं। तो अब मेटल के अंदर फर्मियोन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन फर्मियोन ही है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा ना स्पेसिफिक हीट के लिए, वो बच्चे क्या होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी होता है, ठीक है ना। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, आपने एक बार ये याद करना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, तो इस चीज से ये नहीं क्लियर हुआ टोटल कि फिर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो गया। अच्छा, अब वो डायग्राम देखो जो मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ करवाया था, ये मेरे पास एक एक्सिस इस साइड थी, एक एक्सिस इस साइड थी, ठीक है। एक साइड हमने क्या लिया था, स्पेसिफिक हीट ली थी, दैट इज सीवी, और एक साइड हमने क्या लिया था, टेम्परेचर। और जो वो आपका ग्राफ आया था बच्चे, वो आपका ग्राफ क्या था, वो ग्राफ कुछ इस टाइप से था, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चल रहा था, उसके बाद में कुछ इस तरह से ऐसे हो गया था, क्लियर है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है बच्चे, जो हमने अभी किया है कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है कि स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। तो ये जो इतना कर्व है, इस कर्व को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इतना इतना कर्व, ये आगे आगे वाला कर्व जो है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब कि लो टेम्परेचर, अब देखो ये टेम्परेचर कम है ना, ये इतना सा टेम्परेचर है, ये वाला इतना टेम्परेचर, इससे पहले पहले आपका किसका कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इस लो टेम्परेचर पे आपका एटम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन। जो स्पेसिफिक हीट होगी वो किसके कारण होगी, ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगी, क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद में क्या है, डी, जो आपके पास डीबे है, आगे आपका जो यूनिट है ना, उसके अंदर ये थ्योरी आती है, तो इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड्स के लिए, मेटल्स के लिए जो डिबाये ने थ्योरी दी थी, आइंस्टीन मॉडल आया था, डिबाये मॉडल आया था, ठीक है। डिबाये की जो थ्योरी थी उसने ये डिस्कवर किया कि आप मेटल के लिए जो स्पेसिफिक हीट फाइंड करोगे ना, वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आती है लैम्डा टी प्लस में बीटा टी क्यूब, ठीक है। अब ये होती है टोटल स्पेसिफिक हीट किसी भी मेटल के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के गेट के एग्जाम में लगभग हर साल, एक साल आप छोड़ सकते हो, उसके बाद में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बस थोड़ा सा पजलिंग करने वाला क्वेश्चन होता वो मेटल के लिए है, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट में से। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चे आपको याद रखना है कि ये जो आपका लैम्डा टी है ना, ये किसके कारण है, दैट इज ड्यू टू, दिस वन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, ये कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ड्यू टू एटम के कारण है, दैट इज ड्यू टू एटम। तो अब वो हमने देख लिया कि लैम्डा टी तो कौन सा है, एट लो टेम्परेचर है। तो जो ये बीटा टी क्यूब बचा है ना, ये किस टेम्परेचर पे है, एट हाई टेम्परेचर है। तो अगर ये केस ऐसे डिवाइड हो जाए कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है हाई टेम्परेचर पे तो सिर्फ किसके कारण है, एटम के कारण है, तो
तो एटम के कारण बच्चे हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड की थी, ड्यू टू एटम वो बच्चे क्या आई थी 3R आई थी ना, तो तब तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3R। चलो जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसके साथ ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है, ये ठीक हो गया। लेकिन अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पे बच्चे सिर्फ क्या होगा, आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के कारण हमने स्पेसिफिक हीट अभी फाइंड की थी, वो आपके पास क्या आई थी, वो आपके पास आई थी 3/2R आई थी ना, 3/2R। अब ये 3/2R तो लेस देन R है, इसका मतलब ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को फॉलो करेगी। तो ये आपकी टोटल थ्योरी थी कि उस एनामोली को किस तरह से रिमूव किया गया, ठीक है ना। तो वो एनामोली बच्चे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनामोली थी क्या, एनामोली ये थी कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो तो आपकी मैक्सिमम आ सकती है 3R मैक्सिमम, लेकिन हमने थ्योरी एक प्रोड्यूस की और थ्योरी के अंदर हमारी वैल्यू आ गई 9/2R, दैट मीन्स कि 4.5R। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज्यादा होगी, इसका मतलब हमारी थ्योरी गलत है। पर थ्योरी गलत नहीं थी, थ्योरी ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कारण भी कंट्रीब्यूशन होता है और एटम के कारण भी होता है, लेकिन वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। अगर तो आपका बच्चे टेम्परेचर लो है तब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, अगर टेम्परेचर हाई है तब आपका कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है बच्चे, तो इसको मैं दोबारा समअप करवा रहा हूं यहाँ पे जो हमने कंप्लीट किया है। कि टोटल स्पेसिफिक हीट जो आएगी बच्चे वो आपके पास क्या आएगी, लैम्डा टी प्लस में मेरे पास क्या आएगा, दैट इज बीटा टी क्यूब। ठीक है, अब इसमें से ये जो कंट्रीब्यूशन है और ये जो कंट्रीब्यूशन है दोनों अलग अलग है। ये फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, ये ड्यू टू क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये आपका किसके कारण है, दैट इज ड्यू टू एटम होगा। ठीक है, तो आपको दूसरा याद रखना है, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन किसका होगा, और एट हाई टेम्परेचर आपका कंट्रीब्यूशन किसके कारण होगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो लो टेम्परेचर के ऊपर जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इसका मतलब आपकी जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो किसके अप्रोक्सीमेटली आएगी, 3/2R आएगी। अच्छा, उसके बाद में हाई टेम्परेचर पर किसके कारण होता है, ड्यू टू, ये होता है ड्यू टू एटम होता है। तो एटम के कारण आपकी स्पेसिफिक हीट कितनी आ सकती है, वो आपके पास आ सकती है अप्रोक्सीमेटली 3R। और ये दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये वैल्यू तो लेस देन 3R है, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी इक्वल टू 3R है, ये भी ठीक है, ओके है। दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट है, उस एनामोली क्या थी और उस एनामोली को रिमूव किसने किया, जो डिबाय की थ्योरी थी उसने इसको पर्टिकुलरली रिमूव किया था। और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर यूज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आप कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग जो फर्मी डिराक की थ्योरी थी उसका यूज करके आप इसकी टोटल वैल्यू को बच्चे फाइंड कर सकते हो। क्लियर है बच्चे, किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है? और ये जो डायग्राम मैंने करवाया था ये डायग्राम भी आपने माइंड के अंदर रखना है, इसी डायग्राम से आपको क्लियर होता है कि ये इसका बिहेवियर किस टाइप का है। ये जो आपका डायग्राम है इस तरह से, ठीक है, इस साइड आपके पास क्या है, स्पेसिफिक हीट है, इस साइड आपके पास क्या है, दैट इज योर टेम्परेचर है। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपने एक चीज माइंड में रखनी है वो क्या है, इस रिलेशन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। ये जो CV है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने T लिखा है, एक बार हमने CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब लिखा है, ये बस आपको है, ये लो टेम्परेचर के लिए है और ये एट हाई टेम्परेचर है। यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये इतना लो टेम्परेचर के लिए ये कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है और ये हाई टेम्परेचर है, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अलग होगा। ठीक है बच्चे, हो जाएगा? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करते हैं। इस यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है, इस नोट्स के अंदर यही दे रखा है, मैंने नोट्स से नहीं करवाया, ठीक है, वैसे करवा दिया, टाइम है अपने पास, हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जो आपका लास्ट वन टॉपिक है इस यूनिट का, that is MB statistics as a special case of Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी MB statistics थी ना, जो हमने सेकंड यूनिट में की थी, वो आपकी एक तरह का एक स्पेशल केस होता है, किसका, बोस-आइंस्टीन का और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपको ये चीजें भी याद होनी चाहिए कि दोनों के अंदर, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या था। चलो तीनों तो छोड़ो, आपको क्लासिकल और क्वांटम के अंदर मेन डिफरेंस पता होने चाहिए। एक आपके पास क्या है, दैट इज क्लासिकल है,
और एक आपके पास बच्चे कौन सी है, दैट इज क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब जो क्लासिकल है उसके अंदर बच्चे पहला क्या है, पार्टिकल आपके पास कौन से होते हैं, पार्टिकल होते हैं आपके पास डिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स होते हैं आपके पास डिस्टिंग्विशेबल, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, दीज आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो सेकंड केस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास जो साइज है, साइज ऑफ सेल जो है वो कितना हो सकता है, साइज ऑफ सेल में भी जीरो, यहाँ पे आपका सेल जीरो भी हो सकता है, और यहाँ पे जो आपका साइज है वो आपका नेवर लेस देन, कैन नेवर लेस देन, किससे छोटा नहीं हो सकता, याद है कुछ, एच क्यूब, एच क्यूब से स्मॉलर नहीं हो सकता, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसके क्यूब से छोटा नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू स्मॉल नहीं हो सकती, ठीक है। और थर्ड जो वैल्यू हमने की थी, थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास एनी नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं किसी सेल के अंदर, ठीक है, दैट इज एनी नंबर ऑफ पार्टिकल, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सेल, यहाँ पे पार्टिकल सेल के अंदर कितने भी हो सकते हैं, और यहाँ पे डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे मे और मे नोट, यहाँ पे मे और मे नोट दोनों ही केस आते हैं, ठीक है, मे और मे नोट ये दोनों केस इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आपके मेन केसेस हैं। और दूसरा क्या है, इसके केस में बच्चे जो आपका ये फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट है, इसमें तो चलो चाहे जी आई आपका, जी सेल नंबर ऑफ सेल है ग्रेटर देन एन हो, या आपके पास जी इक्वल टू एन हो, इसमें तो कोई ज्यादा मैटर करेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल, आप पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पार्टिकल को आप देख सकते हो। लेकिन जो बच्चे ये वाला केस है ना आपका, इसके अंदर बच्चे क्या है, इसके अंदर अगर आप ये चूज करो कि नंबर ऑफ सेल आपके ग्रेटर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उस टाइम पे आप ये गैस लगा सकते हो कि ये पार्टिकल फर्स्ट है, ये पार्टिकल सेकंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके नंबर ऑफ सेल्स जो है वो मेरे पास 100 है और पार्टिकल आपके पास सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है, आपको थोड़ी सी इंट्यूशन हो सकती है कि ये पहला पार्टिकल है या दूसरा। अगर आपने देखा कुछ टाइम के बाद देखा कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकंड रूम में चला गया और एक पार्टिकल आपका 10th में चला गया, आप आइडिया देख सकते हो कि पीछे जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था तब ये जो फर्स्ट वाला था वो सेकंड में था, इसका मतलब ये फर्स्ट ही होगा। तो कुछ आइडिया हो जाता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स इस कंडीशन के ऊपर, ये वाली जो कंडीशन है, तब ये क्लासिकल और क्वांटम जो है ना वो लगभग सेम सी चीजें हो जाती हैं, और वो हमने इस टॉपिक के अंदर देखना है कि वो कब सेम होती हैं। क्लियर है बच्चे। तो मेन जो आपके डिफरेंसेस हैं वो क्लासिकल और क्वांटम के अंदर क्या है, एक में पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, दूसरे में नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। एक जो है साइज ऑफ सेल में भी 0 हो सकता है, और दूसरे में मेरे पास क्या है वो एच क्यूब से स्मॉल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो टॉपिक जो है मैं यहाँ पे सिर्फ नोट्स के विद रिस्पेक्ट टू ही करवा रहा हूँ। नोट्स में देखो, आपको याद होगा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में NU/DU की वैल्यू ये आती है, उसमें यहाँ पे प्लस होता है, और जो आपके पास बोस-आइंस्टीन है उसके अंदर यहाँ पे नीचे क्या होता है, यहाँ पे नीचे माइनस होता है। बाकी इक्वेशन आपके पास क्या होती है, सेम होती है। अगर नहीं याद है तो चेक कर लेना, हमने इन दोनों के लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया है और तीनों के लिए किया। तीसरा जो आपका लास्ट वन है जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो देखो, ये देखो यहाँ पे ये आ गया आपके पास NU, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक अप्लाई करोगे तो उसका आंसर ये होता है, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या करना है, अगर मेरे पास ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या है, अगर N डिवाइड बाय G जो है, NU डिवाइड बाय GU है, वो आपका लेस देन 1 है। अब बच्चे लेस देन 1 है, तो इस इक्वेशन को देखो फर्स्ट को, तो यहां से आपके पास ये वैल्यू लेस देन 1 है। दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन में से आप ऐसे लिखो NU, इस GU को इस साइड ले जाओ, इस GU को इस साइड ले जाओ, क्या बचेगा, इसकी वैल्यू बचेगी 1 बाय e रेज टू अल्फा इंटू e रेज टू u डिवाइड बाय kt, और प्लस में क्या आ गया 1। अब इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है ना, ये लिखी पड़ी। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो दूसरी साइड की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इट मीन्स 1 बाय e रेज टू अल्फा इंटू e रेज टू u डिवाइड बाय kt प्लस में 1, ये आपका लेस देन क्या होगा, 1 होगा। अच्छा बच्चे यहाँ पे ध्यान से देख लो, अगर ये टोटल टर्म आपकी लेस देन 1 है तो ये नीचे वाली जो टर्म होगी ना वो बच्चे आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, दैट इज e रेज टू अल्फा इंटू e रेज टू
यू डिवाइड बाय के टी, ई रेज टू यू डिवाइड बाय के टी जो है प्लस में 1, वो आपके पास क्या होगी, दैट इज ग्रेटर देन 1 होगी। यही होता है ना बच्चे, ऐसे ही चीज होती है, मैथमेटिक्स है, सिंपल, अप्लाई करके देख लेना, कोई एग्जाम्पल वगैरह हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आप इस 1 को निगलेक्ट कर सकते हो, इसका कोई मैटर ही नहीं है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, सिर्फ क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी। इसका मतलब अब इस एक्सप्रेशन में 1 चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी। तो ये क्या बचेगा, दैट इज एन यू डी यू इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज जी यू डी यू डिवाइड बाय क्या बचा, ई रेज टू एल्फा इंटू ई रेज टू यू डिवाइड बाय के टी प्लस 1 तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बिगर है। तो ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो इसका मतलब बच्चे, अगर आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स स्मॉल हो गया ना, तब आपकी फर्मी डिराक, चाहे आपकी बोस आइंस्टीन है, वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो सारी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट और नेट के एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, कि कब कौन सी चीज किसके अंदर कन्वर्ट होती है। क्लियर है बच्चे, ये मैंने एफडी करवा दी है, आप दूसरी कर सकते हो। दूसरी के अंदर बच्चे क्या होगा, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये जो +1 है यहाँ पे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये भी +1 है, इसकी जगह भी -1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर मैक्सवेल बोस आइंस्टीन करोगे तो -1 हो गया, यहाँ भी -1। और अगर ये लेस देन वैल्यू है तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे -1 आएगा। इसको मैं इरेज करके लिख देता हूं। अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब e रेज टू एल्फा इंटू ई रेज टू यू डिवाइड बाई के टी -1 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब चाहे +1 हो चाहे -1 हो, इसका तो कोई इसके ऊपर असर नहीं होगा, कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बिगर देन 1 है। इट मीन्स आपके पास आंसर क्या बचेगा, ई रेज टू एल्फा इंटू यू बाई के टी। दैट डजंट मैटर कि आप फर्मी डिराक कर रहे हो या बोस आइंस्टीन कर रहे हो। अगर आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या है, बहुत लोअर है, दैट इज लेस देन 1 है, तो उस केस में बच्चे ये होगा। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? अगर है कंफ्यूजन तो अभी हैंड रेज कर लो, अदरवाइज ये जो आपका टॉपिक है दैट इज आल्सो कंप्लीटेड है, आपका टॉपिक सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर है प्रॉब्लम तो हैंड रेज कर लो, हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट बच्चे क्या है मेरे पास,